नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने तालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक के ग्रंथ आचार्य वर्षमंत भद्रद्वारा रचित, इसके अंतर्गत पहला जो सम्यक दर्शन अधिकार है, उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की चर्चा, उसके भेदों की चर्चा यहाँ पे चल रही है। आप बोली, मेरे को तो ये शब्द क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मैं बाद में पूछ लूंगी। आप जो पढ़ा रहे हैं ये ना धर्मेंद्र चक्रम, आपने क्या बोला? मैं नहीं जोड़ना है कि चक्रम अधरीकृत शब्द ये है, संधि के छेद होगा। चक्रम अधरीकृत। सम्यक दर्शन के भेद और उसकी उत्पत्ति की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है, और उत्पत्ति की प्रक्रिया की तो अभी बात अपनी चालू नहीं हुई है। सम्यक दर्शन के भेदों की चर्चा हम कर रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शन जो पहली बार होता है ना, तो पहली बार होने में मुश्किल पड़ती है। ऐसे अभी तक अपन प्रथमोपशम सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व में ही इतने दिनों से अटके हुए हैं। उसी में एक बार प्रोसेस प्रक्रिया समझ में आ जाए, एक बार काम हो जाए, फिर दोबारा में फिर इतना दिक्कत नहीं होती है, जोड़ नहीं आता है, समझ में आ जाता है। तो एक बार ये पहाड़ तोड़ने में वो कठिनाई पड़ रही है। तो ज्यादा जो प्रक्रिया, मतलब पुरुषार्थ भी, यद्यपि पुरुषार्थ तो तीनों में ही है, और शायिक सम्यक में भी पुरुषार्थ है, विशेष विशुद्धियां हैं, लेकिन क्योंकि अनादिकाल का अनभ्यास है, आज तक जिस जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, तो उसको सम्यक्त्व का अभ्यास नहीं है, संसार का ही अभ्यास है। संसार की ही रुचि थी और उसी का अभ्यास अनादिकाल से चल रहा था, तो इसलिए जोर आता है। यद्यपि सम्यक दर्शन है वो आत्मा का ही परिणाम है, आत्मा का ही स्वभाव है, कोई बाहर से कोई चीज लानी नहीं है, लेकिन अनादिकाल से उसको प्राप्त नहीं किया, उसका अनभ्यास है, इसलिए उसको समझने में भी जोर आता है, प्रकट करने में भी जोर आता है। आना तो नहीं चाहिए, स्वभाव है, लेकिन जब विभाव में बहुत टाइम रह जाते हैं तो स्वभाव रूप परिणमन करने में भी तकलीफ होने लगती है। तकलीफ मतलब वो कठिन काम लगने लगता है। जैसे किसी के फ्रैक्चर हो गया हो, तो हाथ में ऐसे ऐसे प्लास्टर बांध देते हैं, यूं करके हाथ को ऐसे रखना है, इस तरह से। वो ऊंचा करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि दिख जाए। इस तरह से हाथ को ऐसे करके बांध देते हैं। तो 21 दिन तक ऐसे रखा, फिर मान लो बढ़ा भी दिया, 1 महीने तक ऐसे रखा हाथ को, फिर अब वो ठीक हो गया, डॉक्टर बोलता है खोलो इसको, खोलो सीधा करो, तो सीधा करने में जोर आता है, फिर सीधा नहीं होता, फिर वो अपने आप ही वो ऐसे रखने में आराम लगता है। तो ये अनादिकाल से हाथ को ऐसे रख रखा है। अब हाथ सीधा रखना है कोई कठिन काम है क्या? सीधा रहना तो शरीर का स्वभाव है, हाथ सीधा रहे, नीचे रहे, नॉर्मल से। लेकिन अब जिसने 1 महीना ऐसे रखा है, उसको सीधा करने में दिक्कत आ रही है, जोर आ रही है, जोर आ रहा है। तो अनादिकाल से हम विभाव रूप परिणमन कर रहे हैं, अनादिकाल से मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहे हैं। जो श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, उनकी दिशा अनादिकाल से विपरीत है। जैसे इस हाथ की दिशा विपरीत है ना, नीचे की तरफ ऐसे ऊपर है, तो ये विपरीत है, तो इसको सीधा होने में जोर आता है। ऐसे ही ये हमारे गुणों की दिशा भी विपरीत है, अनादिकाल से विपरीत है, इसलिए वो पहली बार
उसको सम्यक रूप परिणमन करने में, उसमें पुरुषार्थ भी पूरा है, और नहीं हो रहा है तो जोर भी उसमें आता है। जोर आता है, समझ में आ रहा है ना वो अपने वर्ड, मेहनत लगती है, जोर आता है मतलब मेहनत लगती है। तो 3 प्रकार के सम्यक थे, अब तक सबको नाम याद हो ही गए होंगे, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। और औपशमिक सम्यक के 2 भेद हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। ऐसे मिलाकर अगर प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम को अलग देखते हैं तो ऐसे मिलाकर सम्यक्त 4 प्रकार के हो जाते हैं, अदरवाइज सम्यक्त 3 प्रकार के हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति की प्रक्रिया भी यहाँ बाद में नीचे बताएंगे, लेकिन हमने उससे पहले ही ये देखा कि पहले तो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में क्या क्या अंतर है, वो हमने 2 दिन तक काफी चर्चा कर ली है। इसके बाद में, इसके साथ में ही हमने ये भी देखा कि प्रथमोपशम सम्यक्त से जीव छूटेगा, यानी प्रथमोपशम सम्यक्त से च्युत होगा तो उसके बाद वो कहाँ जा सकता है, उसकी क्या गति हो सकती है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त का काल वो अंतर्मूर्ति ही है। देखो अपन ने तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र पढ़े हैं, कौन से सूत्र पढ़े हैं जिसमें 20 प्रकार के अनुयोग, 20 अनुयोग कहो या 20 प्रकार के जानने के उपाय तत्वार्थ सूत्र में बताए हैं। कौन से 20 प्रकार के उपाय बताए हैं और किसको जानने के उपाय बताए हैं? तत्वार्थ सूत्र में जो 20 अनुयोग कहो, 20 उपाय कहो, 20 प्ररूपणा भी कह सकते हैं, वो बताई गई है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि वो 20 कौन सी हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि किसको जानने के लिए वो 20 अनुयोग द्वार बताए गए। बोलिए सुमन जी, 20 कौन से हैं? 20 है नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यास और प्रमाण, नए और निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानत, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुवचन। ये आपने सूत्र बोल दिए, इसमें से 20 कौन सी हैं? निर्देश, स्वामित्व, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यास, 6 हो गए। नहीं, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, प्रमाण, नए, निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधान, और है सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर और अल्प बहुत्व। कितने हो गए? एक कम पड़ रहा है। काल और अंतर। और क्या गलती बोला इन्होंने? कुछ गलत बोला? भाव, अल्प, बहुत्व। सूत्र के साथ हमेशा बोलते हैं तो वही। हाँ। एक पूछ ले तो कोई बताता है ठीक तो। एक साधना बोला है, साधना, साधना नहीं है। क्या है शब्द? साधन। साधन, ठीक है। साधना का अर्थ भी क्या लगाएंगे? साधना ही उसको जानने का उपाय है, तो साधना करने बैठ जाएंगे। ठीक है, ये पहले प्रश्न का जवाब हुआ। ठीक है, ये 20, 4 तो निक्षेप है, प्रमाण और 2, 6, फिर निर्देश आदि 6, 12 और सत्संख्या आदि 8, ये 20 हो गए। किसको जानने के उपाय बताए हैं? किसको जानना है इनके माध्यम से? मैं आपसे एक चीज पहले पूछ रही थी कि ये प्ररूप, पहले जवाब नहीं, उसी के संदर्भ में है। 20 प्ररूपणा आपने बोली ना, 20 प्ररूपणा में तो मैं देखी 14 मार्गना ये सब जो आती है जीव को जानने के लिए। वो उसको गोमटसार की 20 प्ररूपणाएं हैं, ये तत्वार्थ सूत्र की 20 प्ररूपणाएं कहते हैं, इसलिए मैंने 3-4 शब्द बोले। हाँ, जीव को जानने के लिए, बस जी, सब तत्वों को जानने के लिए, बस सब तत्व। अब धीरे धीरे बच्चों की जैसे निकलवाना है। बोलिए अनीता जी। मोक्ष मार्ग को 7 तत्वों को जानने के उपाय। बढ़िया, ये 20 के माध्यम से 10 को जानना है, मोक्ष मार्ग और 7 तत्व। 7 तत्व में जीव आ ही गए हैं,
रत्नत्रय को भी जानना है, तो रत्नत्रय में एक है सम्यक दर्शन। वैसे ही नहीं पूछा मैंने आपको रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास में तत्वार्थ सूत्र का विषय, यहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही है ना। सम्यक दर्शन को जानने के उपाय, तो सम्यक दर्शन, अभी जो हमने 3 प्रकार के सम्यक दर्शन देखे हैं, ये इन 20 में से किसके अंतर्गत आएंगे? इन 20 पॉइंट्स में से किस पॉइंट के अंतर्गत ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन शामिल होंगे? स्मिता आंटी, आपका हाथ खड़ा है कि परमानेंट ऐसी रखने की आदत है? प्रथमोपम में आएगा। अरे इन 20 में प्रथमोपम का नाम आया था क्या? अभी जो 20 बोले हैं, आप भी कहाँ जवाब दे रहे हैं? अभी 20 पॉइंट जो बोले, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, प्रमाण, नय, निर्देश, स्वामित्व, इनमें कहाँ प्रथमोपम है? और 3 प्रकार के सम्यक दर्शन प्रथमोपम में आ जाएंगे। बोलिए रजनी जी। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान 6 में आ जाएंगे। सम्यक दर्शन। हाँ, प्रश्न ये देखो, 6 में कैसे आएंगे? मैंने पूछा 3 प्रकार के सम्यक दर्शन किस में आएंगे, तो 6 में कैसे आएंगे? नहीं उसमें आएगी विधान में। हाँ, एक जवाब देना चाहिए। बढ़िया। विधान, विधान का मतलब है भेद। विधान यानी उसके प्रकार जानना, भेद जानना। तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, ये किस में आया? ये विधान के अंतर्गत। अभी हमने ये क्या जाना है? सम्यक दर्शन का विधान। विधान किया है हमने 2-3-4 दिन से। सम्यक दर्शन का भेद जाने है ना। सुनीता आंटी, समझ में आया प्रश्न क्या था? आप क्या जवाब दे रहे थे? ठीक है, सम्यक दर्शन का विधान। तो ये सम्यक दर्शन का विधान में क्या जवाब आएगा कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। फिर हमने इसी के अंतर्गत और भी कुछ जाना, अलग अलग सम्यक दर्शन के बारे में। प्रथमोपम सम्यक के गुणस्थान, उसकी गति की अपेक्षा से, जाति की अपेक्षा से, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? गुणस्थानों की हमने भेद देखे थे ना प्रथमोपम द्वितीयोपम में। तो गुणस्थानों की अपेक्षा, गतियों की अपेक्षा, ये किसके अंतर्गत आएगा? बोलिए रजनी जी। आवाज नहीं चालू हुई। ये स्वामित्व और साधनाधिकरण, स्थिति, सब एक साथ। मतलब स्वामित्व के अंडर में ही आएगा ना ये तीनों चीजें, किसके किसके हैं? तो पक्का, श्योर? हाँ, स्वामित्व। स्वामित्व बताया भी था ना मैंने। गुणस्थान की अपेक्षा स्वामित्व, गति की अपेक्षा स्वामित्व बताया था। स्वामित्व, तो ये स्वामित्व पढ़ा। फिर प्रथमोपम सम्यक का काल और द्वितीयोपम सम्यक का काल, तो इसमें सीधा ही क्या आ गया है? किसकी अपेक्षा से हो गया है? ये शब्द ही आ रहा है काल। तो ये काल की अपेक्षा, यानी जो चर्चा चल रही है ना, ये जो 20 पॉइंट्स दिए हैं तत्वार्थ सूत्र में, उसी में से अभी समझ लो, यहाँ सारे नहीं आए लेकिन अपन लगाएं तो प्रमाण किससे देख सकते हैं? नए से देख सकते हैं, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से, ये सब अपेक्षाओं से। ये यानी अपने को उपयोगी क्यों दिए हैं? इसी में उपयोग लगाया। आचार्य ने क्या किया? धवला के धवल, जय धवल, महाधवल मिला के 39 भाग हैं, 39 बुक्स हैं। उन सब में यही सब किया है कि धवला के बहुत सारे भाग, ये सत्य को बताने के लिए, सत्य संख्या ये है ना, सत्य को बताने के लिए, संख्या को बताने के लिए, बस यही सबके। तो हम भी ऐसा उपयोग लगाएं अपना कि इन 20 पॉइंट में ये सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ किस तरह से घटित होता है। तो ये अभी अपन ने काल की बात देखी थी कि औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्त है और अंतर्मूर्त बाद वो छूटेगा। औपशमिक सम्यक्त्व तो छूटेगा, तो औपशमिक सम्यक्त्व छूट कर फिर उसकी क्या स्थिति होगी, उसके कौन कौन से रास्ते हैं?
औपशमिक सम्यक्त्व का काल छूटने के बाद 3 रास्ते हैं और एक छूटने के पहले, मतलब छूटने ही वाला है तब का एक रास्ता है। तो कुल मिलाकर ये 7 प्रकृति का उपशम जब होता है तो इसमें से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 और अनंतानुबंधी की 4, इसका उपशम हो जाता है। जब ये काल समाप्त होता है तब वो बेहोशी में पड़े हुए कर्म जागरूक अवस्था में आने की शुरुआत होती है। तो पहले यदि सम्यक प्रकृति जग जाए, सम्यक प्रकृति का उदय आया तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ये पहला रास्ता। दूसरा, यदि मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आए तो मिथ्यात्व गुणस्थान में वो जाकर पड़ेगा, नीचे आ जाएगा। तीसरा रास्ता है, यदि सम्यक मिथ्यात्व, इसको मिश्र भाव भी कह सकते हैं, इसका उदय आया तो तीसरे गुणस्थान में चला जाएगा, मिश्र गुणस्थान उसको बोलते हैं। और चौथा, अनंतानुबंधी के चारों कक्षाएं में से किसी एक का भी उदय आया तो ये औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा होने के पहले ही आएगा। तो इसमें से क्रोध मान माया लोग किसी का भी उदय आया तो वह औपशमिक सम्यक्त्व के काल पूरा होने के पहले ही सासाधन गुणस्थान में यानी दूसरे गुणस्थान में चला जाएगा। ये 4 रास्ते हैं। बहुत बढ़िया। पर ये और बताइए कि वो अनंतानुबंधी का उदय कब आ सकता है? औपशमिक सम्यक का काल पूरा होने में कितनी देर बचेगी? बोलिए आप। चलिए, आपने बंद कर दिया। प्रेमलता जी। औपशमिक सम्यक का काल पूरा होने में या तो एक समय शेष रहे और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी की एक प्रकृति का उदय होता है तो उसे वो सासाधन में चले जाता है। बढ़िया। यानी औपशमिक सम्यक का काल कम से कम एक समय बचा रहे या अधिक से अधिक 6 आवली बचा रहे, तभी अनंतानुबंधी किसी कर्षाय का उदय आ सकता है, तब वो जीव दूसरे गुणस्थान में जा सकता है। इसका मतलब अपन क्रम से देखें, नंबर से देखें तो औपशमिक सम्यक के बाद के जो 4 रास्ते अपन ने इकट्ठे देखे तो पहले गुणस्थान में आ सकता है, दूसरे गुणस्थान में आ सकता है, तीसरे गुणस्थान में आ सकता है और चौथे में भी बना रह सकता है। ठीक है ना? अपन ने आगे पीछे करके देखा था सुविधा की दृष्टि से, लेकिन अब अपन क्रम से देखें तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाएगा तो पहले गुणस्थान में आ सकता है। अनंतानुबंधी किसी का उदय आ गया उस काल पूरा होने से पहले ही तो वो सासाधन गुणस्थान में आ जाएगा। अगर मिश्र प्रकृति का उदय आ गया सम्यक मिथ्यात्व तो वो मिश्र गुणस्थान तीसरे गुणस्थान में आ जाएगा। और अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो गुणस्थान चौथा ही बना रहेगा, सम्यक क्षायोपशमिक हो जाएगा। सुविधा भाभी, जो आपने एक बात बोली थी मिश्र भाव का उदय, मिश्र भाव नहीं, मिश्र भाव अलग चीज है, मिश्र प्रकृति ही बोलना है उसको, वो प्रकृति ही है। बोलिए कविता जी। इसमें अपन ने लिखा था प्रथम वर्ष में जीव का मरण नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी आयु बंधी हुई हो तो फिर कैसे होगा? आयु बंधी हो तो बंध ही रहे ना, मरण नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। आयु अगर बंधी रहना जरूरी है क्या? नहीं, जैसे आयु उस टाइम उसकी बंधी हुई है, उसका मरण निश्चित है, तो फिर उसका सम्यक नहीं होगा। अगर जिसको उसी समय मरना है उसकी आयु बंधी हुई नहीं, आयु पूरी होने वाली हो, ऐसा बोलिए। आयु पूरी होने वाली हो, आयु पूरी होने वाली हो तो उसको उस समय सम्यक नहीं होगा। ठीक है ना? औपशमिक सम्यक तभी होगा जब कोई जीव का मरने का टाइम नहीं होगा, मरते मरते नहीं होगा। ठीक है? अब वैसे उसका काल बहुत कम होता है, लेकिन उतने कम काल में भी बिल्कुल जस्ट उसी समय उसकी आयु पूरी होने वाली होगी तो नहीं मरण, तो नहीं सम्यक होगा। मैं एक चीज और ऐड करना चाह रही थी कि अनंतानुबंधी का अगर उदय आया और सासाधन में आया दूसरे में तो वो निश्चित पहले में जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं जा सकता है। ये वो तो वो गुणस्थान की उसमें ही गर्भित है, मतलब कोई नहीं भी बोले तो कोई बात नहीं उसमें, वो तो गुणस्थान के स्वरूप में गर्भित ही है, दूसरे गुणस्थान का स्वरूप ही ऐसा है। ऐड करते हैं तो अच्छी बात है।
है तो कोई बात नहीं, बोलिए। मिश प्रकृति में दीदी वो तीसरे गुण स्थान में आएगा ना, तीसरे वाले में मिश हाँ। प्रकृति में, तो उसमें ये वाला बताया था आपने कि हाँ। गुण मिश्रित दही के समान स्थिति होगी, काल अंतर मुहूर्त, पुरुषार्थ करे तो चौथे गुण स्थान, नहीं तो पहले गुण स्थान में। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो तो मैंने स्वरूप बताया था, भाई जिनको तीसरे गुण स्थान का स्वरूप नहीं पता हुआ, इसलिए तीसरे गुण स्थान का स्वरूप ऐसा होता है, सम्यक मिथ्यात्व है ना, दोनों का उदय, मिश्र का उदय, दोनों का मतलब ये प्रकृति अलग है, सम्यक का भी उदय मिथ्यात्व का भी उदय ऐसा नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व नाम की एक अलग प्रकृति है, लेकिन वो प्रकृति कैसी है, इस तरह की, जैसा खट्टा मीठा स्वाद गुड़ मिश्रित या चीनी मिले हुए दही में आता है, वैसा ही सम्यक्त्व का भी मिथ्यात्व का भी इस तरह का भाव, मिश्रित भाव यहाँ पर रहता है, इसलिए इसका नाम मिश्र प्रकृति वो कहा गया है। वो उस गुणस्थान का स्वरूप बताया था, मतलब रास्ते पॉइंट भी पूछे तो पॉइंट की में कोई बात नहीं, गुणस्थान तीसरा रहेगा। हाँ गुणस्थान वो तीसरा रहेगा, तो अगर वो पुरुषार्थ करे तो वापस ऊपर चौथे में आ सकता है, और नहीं पुरुषार्थ करे तो वो पहले में मिथ्यात्व में ही जाएगा, फिर ये उसके रास्ते रहते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी तो लिखा है कि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो सम्यक प्रकृति का उदय होने से चौथे में अगर है तो चौथे में ही रहेगा, या जिस गुण स्थान में उसी में रहेगा, ये पॉइंट वो नहीं बोले थे? देखिए ये पॉइंट उसी का खुलासा था, मतलब उन्होंने जो बोला वो जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका पूरा जवाब दिया था, ये इसी के मैंने खुलासे में सब बातें बताई थी, आप लोगों ने लिखी है, अच्छी बात है। तो वो बोले उसमें जो पहला पॉइंट था कि सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, बोलना चाहिए, बोले तो अच्छी बात है कि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो उसका औपशमिक सम्यक तो शैक्षणिक सम्यक में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका गुणस्थान चौथे का चौथा ही बना रहता है, पांचवा तो पूरा खुला। हाँ अगर कोई पांचवे में है तो पांचवे में रहेगा, सातवें में है सातवें में रहेगा। ये इस तरह से औपशमिक सम्यक्त की ये चर्चा यहाँ हुई। अब यहाँ पर जो आगे प्रकरण दिया है कि सम्यक्त की उत्पत्ति, पेज नंबर 58 पे सम्यक्त की उत्पत्ति, तो यहाँ जो उत्पत्ति की बात चल रही है ये समझना है प्रथमोपशम सम्यक्त की तरफ से। यहाँ लिखा तो अकेला सम्यक्त ही है, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया और जो कंडीशंस जो यहाँ बताई जा रही है ये सब है प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए। यानी किसी जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त होगा तो उसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या प्रक्रिया है वो बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले उसकी एलिजिबिलिटी, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करने के योग्य कौन जीव होता है, हर किसी को प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। बोलिए रजनी। नहीं, एक जो क्वेश्चन था मेरा कि यहाँ जो लिखा है ना द्वितीयोपशम के लिए, उपशम श्रेणी के प्रारंभ में उपशम सम्यक्त के पश्चात जो उपशम सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं, तो उपशम श्रेणी के प्रारंभ में का यहाँ क्या अर्थ हुआ? उपशम श्रेणी के प्रारंभ में का मतलब है कि उपशम श्रेणी जब स्टार्ट करते हैं, उपशम श्रेणी के गुणस्थान तो कहलाते हैं 8, 9, 10 और 11। हाँ। लेकिन उसकी स्टार्टिंग होती है 7वें गुणस्थान के में ही। हाँ। और जहाँ उसकी स्टार्टिंग होती है 7वें गुणस्थान में, उस 7वें गुणस्थान के उस पार्ट को, उस पोर्शन को बोलते हैं सातिशय अप्रमथ। तो वो जो दशा है सातिशय अप्रमथ यानी 7वें गुणस्थान में वो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि अगर है और उसको उपशम श्रेणी प्रारंभ करनी है तो शैक्षणिक सम्यक को द्वितीय उपशम में कन्वर्ट करता है, तो वो वाली स्थिति, वो 7वें गुणस्थान वाली स्थिति कहलाती है उपशम श्रेणी का प्रारंभ। अच्छा। 8वें श्रेणी प्रारंभ ही मतलब श्रेणी है ही, तो वो प्रारंभ। लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक्त के लिए अगर अपन ये नहीं भी लगाए उपशम श्रेणी के प्रारंभ में, तो भी डेफिनेशन पूरा होता है या नहीं होता ये हमारा? उपशम श्रेणी के प्रारंभ में तो केवल 7वें श्रेणी में होने से ही होगा ना, तो हो जाएगी, लेकिन कोई ये सोच सकता है कि किसी भी उपशम सम्यक दृष्टि को द्वितीयोपशम हो जाएगा। कोई चौथे गुणस्थान, चौथे मतलब कोई गृहस्थ है और कोई गृहस्थ शिवोपशम सम्यक दृष्टि होते हैं, तो शिवोपशम सम्यक दृष्टि गृहस्थ अगर चाहे तो वो द्वितीयोपशम प्रकट कर ले, तो उसको नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब श्रेणी के करने के लिए यहाँ उपशम श्रेणी के प्रारंभ में ये बात बताई। अच्छा, मतलब वहां जाने के बाद ही
वहां जाने हाँ। के बाद ही मतलब कि औपशमिक क्षय के बाद वो क्षयौपशमिक होगा, मतलब सॉरी गलत बोल गई मैं, क्षयौपशमिक सम्यक्त को वहां तक जाने के बाद ही उसका फिर नीचे गिरेगा, वो उपशम में आएगा। ठीक, नीचे गिरेगा नहीं बोलते हैं उसको, वो कन्वर्ट होगा। हाँ कन्वर्ट होगा औपशमिक में, कन्वर्ट होगा। और यानी इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो द्वितीयोपशम सम्यक्त जो उत्पन्न हो रहा है वो मुनि दशा में ही होगा, गृहस्थ को नहीं होगा। उपशम श्रेणी के प्रारंभ में कहकर गृहस्थों को द्वितीयोपशम सम्यक्त प्रकट नहीं होता है, ये समझ में आ गया इससे। ये इसलिए वो कंडीशन बताइए, इसलिए ये लिखना जरूरी है। देखिए पेज नंबर 58, सम्यक्त की उत्पत्ति रत्नकरण शावकाचार्य में। सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है। अब यहाँ लिखा है सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि, तो इसी से अपने को समझ में आना चाहिए अब कि यहाँ कौन से सम्यक दर्शन की बात चल रही है। चारों गतियों में उत्पन्न होता है ये लिखा है, तो चारों गतियों में उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन कौन सा सम्यक दर्शन है? प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशमिक की शायिक? विशेष अभ्यासियों से विशेष जवाब की अपेक्षा है, सामान्य तो जवाब सब सही दे रहे हैं। चारों ही गतियों में कौन सा सम्यक्त उत्पन्न होता है? चार सम्यक्त में से प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशमिक और शायिक। सभी लोग प्रथमोपशम जवाब दे रहे हैं, वो जवाब सबका सही है, लेकिन शायोपशमिक सम्यक्त भी चारों गतियों में उत्पन्न होता है ना। इसलिए अभी केवल इतना प्रश्न था कि चारों गतियों में कौन सा सम्यक्त उत्पन्न होता है, तो प्रथमोपशम भी होता है और शायोपशम भी होता है। अब दूसरा प्रश्न, अनादि मिथ्या दृष्टि को, चारों गतियों वाले अनादि मिथ्या दृष्टि को कौन सा सम्यक्त उत्पन्न होता है? प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशम और शायिक। चारों गतियों वाले अनादि मिथ्या दृष्टि को कौन सा सम्यक्त उत्पन्न होता है? प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशम और शायिक। अब जवाब आएगा अकेला प्रथमोपशम। अनादि मिथ्या दृष्टि लग गया ना, अनादि लग गया उसके साथ, तो अब उसको शायोपशमिक नहीं हो सकता। अनादि को तो प्रथमोपशम ही होगा। लेकिन सामान्य रूप से पूछे कि चारों गतियों में कौन सा सम्यक्त उत्पन्न होता है, तो चारों गतियों में प्रथमोपशम भी हो सकता है, और अगर अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है तो शायोपशमिक भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बात लग रही है? चारों ही गतियों में और अनादि, तो चारों गतियों में हो सकता है तो प्रथमोपशम और शायोपशम दोनों हो सकते थे, लेकिन अनादि शब्द लिखा है ना, अनादि, इसका मतलब कौन से सम्यक्त की बात कर रहे हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त की बात कर रहे हैं। तो सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है। क्या सादी मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक्त उत्पन्न हो सकता है, हाँ कि ना? प्रश्न फिर से, सादी मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक्त उत्पन्न हो सकता है, हाँ कि ना? बढ़िया, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, केवल तीन लोगों के जवाब गलत हैं। चेतना जी आपका जवाब कहाँ है? हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक्त तो हो सकता है। कंडीशंस देखी थी ना हमने कि उसने लंबा काल बिता दिया है, उसका वेदक योग्य काल खत्म हो गया है, उसका लैप्स हो गया है, एक टाइम पीरियड सर्टिफिकेट मिला था हाथ में, वो सर्टिफिकेट था, ये सर्टिफिकेट 5 साल काम आएगा, और 5 साल बीत गए और रिन्यू नहीं कराया। कोई भी चीज समझ लो, अपने लाइसेंस होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए बनते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब उतने समय तक वैलिड है और रिन्यू नहीं कराया, तो फिर क्या होगा? फिर से पूरी प्रक्रिया करके आपको जो प्रोसेसिंग होती है बन जाएगा, फिर से बनेगा, लेकिन मेहनत पूरी होगी फिर से।
और एक तो रिन्यू ही करवाना है तो कम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और पूरा रिन्यू नया बनवाना है तो सारी प्रक्रिया आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो उसका एक टाइम पीरियड है, तब तक अगर वो कर लेता है साधी मिथ्या दृष्टि और वो टाइम निकाल देता है तो साधी मिथ्या दृष्टि को भी फिर से प्रथमोपशम सम्यक्त्व करना पड़ता है। तो सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में, अभी एक लाइन पढ़ के आप लोगों को ये सारी बातें ख्याल आनी चाहिए। चारों गतियों में होता है, तो चारों गतियों में सब जीवों को हो सकता है, कौन सा सम्यक हो सकता है ये। फिर अनादि मिथ्या दृष्टि कौन है, उसको किस प्रोसेसिंग से होगा, उसकी कितनी प्रकृतियों का उपशम होगा। साधी मिथ्या दृष्टि है तो उसके पास कितनी प्रकृतियां हो सकती हैं। सारी बातें ध्यान में आ रही हैं कि नहीं? कुछ ही लोग, एक दो लोगों की गर्दन ही हो रही है, बाकी तो सब मुझे टकटकी लगा के देख रहे हैं। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी अगर आप ऐसे टकटकियां लगाते रहोगे तो। परंतु अब यहाँ के बाद आगे नई बात चालू कर रहे हैं, ये है कि प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति की योग्यताएं, यानी किस जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त हो सकता है। इसमें से हमको किसको प्राप्त हो सकता है तो दूसरों को नहीं देखना है, इसमें ये देखना है कि इसमें से क्या क्या योग्यता हमको मिल गई है, कौन कौन सी योग्यताएं हमारे पास में है। एलिजिबिलिटी, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई तो सबने की है, तो स्कूल में एसएसटी में समझ लो 6th 7th 8th में आता था कौन व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो 35 साल का होना चाहिए कि 21 साल का होना चाहिए, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कि वो पागल नहीं होना चाहिए, कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे उसमें कंडीशंस होती हैं। कुछ याद आ रही हैं? जिनको याद आई है वो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त किसको प्राप्त होगा, तो उसकी यहाँ कंडीशंस दी गई हैं कि ये कंडीशंस होंगी तो ही। चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन चारों गतियों में किसी को भी हो जाए, कभी भी हो जाए, चाहे जैसे ही। चारों गतियों वाली बात सामान्य है। अब उसमें विशेष बात बता रहे हैं कि उसमें से किसको होगा, ठीक है? जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? मनुष्य बन सकता है कि तिर्यंच बन सकता है? तो मनुष्य ही बनेगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन अब मनुष्य भी कौन सा बनेगा, तो उसकी वो कंडीशंस हैं कि उसको भारतीय होना चाहिए। कोई अमेरिकन आगे भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, तो वो भारतीय होना चाहिए। फिर एज लिमिट है और सारी बातें। देखिए, संगी के ही उत्पन्न होता है, असंगी के नहीं। चारों गतियों में संगी और असंगी सब तरह के जीव पाए जाते हैं। क्या चारों ही गतियों में संगी और असंगी दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं? देखो, 2 बार 2 वाक्य बोले हैं मैंने। चारों गतियों में संगी असंगी तरह के जीव पाए जाते हैं, पहली बात, ये सामान्य वाक्य है, ठीक है? लेकिन चारों ही गतियों में संगी और असंगी दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ ही लगाया है। तो अब विशेष बात होगी, संगी और असंगी जीव चारों गतियों में से किन किन गतियों में पाए जाते हैं। मुझे क्या है कि ऐसे सीधा सीधा प्रवचन करने में मजा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जितना मैं आपसे पूछ सकूं उतना पूछ लूं। अब आप लोगों को अच्छा लगता हो कि बुरा, पता नहीं। संगी और असंगी जीव चारों गतियों में से किन किन गतियों में पाए जाते हैं? बोलिए चेतना जी। संगी और असंगी तो सिर्फ नारकी में नहीं पाए जाएंगे मेरे ख्याल से। नारकी में नहीं पाए जाएंगे? गलत। चलिए, और हाँ जी, संगी और असंगी पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय जिनके होती है ना, उनमें होते हैं संगी और असंगी। 4 गतियों में से बताना है। 4 गतियां कौन कौन सी हैं? मनुष्य गति, देव गति, नर गति, तिर्यंच गति। इन 4 गतियों में से बताना है कि संगी असंगी जीव कहाँ पाए जाएंगे। मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में। मनुष्य तिर्यंच दोनों? हाँ, तिर्यंच में भी असंगी संगी। तिर्यंच में भी, मतलब मनुष्य में भी है संगी असंगी? नहीं, मनुष्य में तो होते ही है। मनुष्य में कौन कौन कहाँ दिखाइए, कौन अपने सब में कौन संगी कौन असंगी है? आप कौन हो? मैं तो, अपन तो सब भी है,
चलिए ठीक नहीं है, जवाब ठीक नहीं है। हाँ जी बोलिए। थोड़ा जल्दी करिए, वीडियो भी बंद है आपकी, पता भी नहीं चल रहा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मैं यहाँ हूँ नहीं, बाहर हूँ, इसलिए पता नहीं है। हाँ बोलिए। संगी असंगी दोनों में पाए जाएंगे, ये मनुष्य और तिर्यंश दोनों में पाए जाएंगे ना? तो ये तो जवाब आ चुका है। चलिए अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते अपन, सही जवाब पूछ लेते हैं। बोलिए पद्मा जी, सही जवाब बताइए। तिर्यंश गति में पाए जाते हैं बस। तिर्यंश गति में ही पाए जाते हैं, बाकी 3 गतियों के जीव संगी ही होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी संगी ही होते हैं, उसमें असंगी का भेद ही नहीं है। ठीक है, संगी का मतलब है मन सहित, और संगी असंगी भेद पंचेंद्रियों के, इसलिए पंचेंद्रिय उसके आगे नहीं भी लगाया तो भी वो पंचेंद्रिय समझना। केवल तिर्यंचों में ही संगी असंगी ये भेद पाए जाते हैं। तो यहाँ जो कहा कि संगी के ही उत्पन्न होता है, संगी के ही नहीं, चारों गतियों में होता है ये हमने कहा। तो आप कहोगे कि हमने तो, आपने कहा चारों गतियों में होता है, तो हम एक इंद्रिय तिर्यंच को पकड़ लाए पेड़ पौधे को और कहें लो इसको सम्यक दर्शन होगा, इसको सम्यक दर्शन कराओ। तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये तो असंगी हैं, इनको नहीं होगा। और पंचेंद्रियों में भी जो तिर्यंच असंगी पंचेंद्रिय हैं, उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, ना उत्पन्न हो सकता है, ना कोई वहां जा सकता है लेकर कि असंगियों में चला जाए। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो असंगी ही है, इसलिए उनके आगे असंगी नहीं लगाया जाता है, वो तो है ही। पंचेंद्रियों में 2 क्वालिटी है, इसलिए असंगी। हमको ऐसा लगता है असंगी तो पंचेंद्रिय होंगे, और एक इंद्रिय क्या है, 2 इंद्रिय क्या है, वो संगी है कि असंगी है? 2 इंद्रिय, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, मच्छर, लट, ये संगी है कि असंगी है? सब असंगी है। इसका मतलब ये है कि देवों को, नारकियों को और मनुष्यों को, इनको तो सम्यक दर्शन हो सकता है चारों गतियों में कहा, लेकिन तिर्यंच गति में जो सम्यक दर्शन होने की बात कही है, तो तिर्यंचों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। संगी पंचेंद्रिय जो तिर्यंच होंगे उन्हीं को सम्यक दर्शन हो सकता है। सकता कहा है, सब कोई होगा ही, ये गारंटी नहीं दे रही, लेकिन होगा तो किसको होगा, जो संगी होंगे। ठीक है, ये अच्छे से, जिनको ये बातें नहीं पता हो लिखना जरूर, ये एक एक बात, जितना आप छोटी छोटी भी बात लिखोगे ना जो नई लगती है, तो याद होने लगेगा आपको। ये समूर्छन जी को मतलब मनुष्य में नहीं लेते हैं क्या? समूर्छन को मनुष्य भाव नहीं मानते उनका? अभी समूर्छन की बात कहाँ चल रही है, संगी नहीं, क्योंकि मनुष्य में था ना कि 4 गतियों में समूर्छन मनुष्य भी संगी ही होते हैं। संगी होते हैं, मनुष्य संगी होते हैं। पर्याप्त या पर्याप्त का अंतर है, संगी असंगी अलग चीज है, पर्याप्त या पर्याप्त अलग चीज है। अभी वो आगे आएगा पॉइंट, बोलिए। कुछ चीजें संगी, कुछ तोते वगैरह भी होते हैं जो मन सहित होते, कुछ जीव होते हैं ना, तो होते हैं ना, हाँ है ना। जो संगी है उनको हो सकता है, जो संगी नहीं है उनको नहीं हो सकता है। तो पहली ये याद करने सब आपको पॉइंट, औपशमिक सम्यक की प्राप्ति की योग्यताएं। पहला पॉइंट है कि संगी के उत्पन्न होगा, यानी संगी होना चाहिए। ठीक है, तो 3 गतियों के जीव तो संगी हैं ही हैं, पर तिर्यंच गति में संगी होना चाहिए। अभी जो आप बात कह रहे हो ना, फिर संगी मनुष्यों को ले लिया तो फिर मनुष्य में तो वो भी आ गए, समूचन मनुष्य भी, तो उसके निषेध के लिए आगे अलग पॉइंट देंगे, उसका पॉइंट आगे अलग आने वाला। दूसरा ही पॉइंट है, पर्याप्त के ही उत्पन्न होता है, अपर्याप्त के नहीं। अब आपने संगी कह के असंगी तिर्यंचों को तो आउट कर दिया, देखो छटनी कर रहे हैं। चारों गतियों में कह दिया, ये सामान्य कथन हुआ, तो चारों गतियों के सारे जीव आ जाएंगे, तो सारे ही जितने संसार में अनंत जीव हैं वो सब आ जाएंगे कि हमको दो हमको दो हमको दो।
तो छटनी करनी पड़ेगी ना, सम्यक दर्शन किसको होगा, तो सारे असंज्ञों की छटनी कर दी, असंज्ञों की छटनी कर दी, मतलब अनंत जीव, क्योंकि एकेंद्रीय भी उसमें से आउट हो गए, तो अनंत जीव वो आउट हो गए। अब संज्ञों को रखा, तो संज्ञों में तिर्यंच और मनुष्य दोनों प्रकार में, 4 गतियों में से मनुष्य और तिर्यंच, इन 2 गतियों में कुछ जीव अपर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। देव और नारकी तो पर्याप्त ही होते हैं, देव और नारकी तो पर्याप्त ही होते हैं, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच संगी होने पर भी अपर्याप्त भी होते हैं। संगी तो है, तिर्यंच संगी है, संगी तिर्यंच है, लेकिन वो अपर्याप्त भी हो सकता है। तो कोई अपर्याप्त आ जाए कि मैं संगी हूं, लाओ मुझे दो सम्यक दर्शन, तो कहेंगे तुम संगी तो हो लेकिन तुम अपर्याप्त हो। तो अपर्याप्त जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। कारण बता सकते हैं अपर्याप्त जीवों को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जो कारण बताएंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि उनको अपर्याप्त का अर्थ पता है। जिनको पता है उनको तो मुझे ही पता है कि इनको पता है, बाकी के लोग। शीला भाभी आप बताएंगे कारण? समय तो हो गया है। अपर्याप्त जीवों को क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाती, 48 मिनट के पूरक के समय से कम में ही उनकी जो 18 बार जो श्वास में जन्म मरण करने वालों की पर्याप्ति नहीं होती ना, जैसे। ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे पर है आपको, ठीक है। यानी अपर्याप्त जीव किसे कहते हैं? अपर्याप्त जीव की आयु ही श्वास के 18वें भाग है। अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में भी सबसे छोटा श्वास के 18वें भाग उसकी आयु है। उसकी आयु ही इतनी कम है, तो क्या तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा? और शरीर ही नहीं बन पा रहा है, पर्याप्तियां ही पूरी नहीं हो रही हैं। शरीर बनना तो बहुत दूर, शरीर की पर्याप्ति, शरीर बनाने की शक्ति भी नहीं मिल पा रही है, तो वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर पाएगा? कहाँ वो आत्मा का ध्यान करे, कोई विचार करे, चिंतन करे। इसलिए अपर्याप्त जीवों को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। 2 पॉइंट अभी अपने हुए हैं। पहला किसको होगा? संगी को होगा, ठीक है, असंगी को नहीं होगा। दूसरा पॉइंट पर्याप्त को होगा, अपर्याप्त को नहीं होगा। ये 2 पॉइंट तो अपन ने पढ़ लिए, तो याद करने ही है, और आगे क्या आप करके आओ तो अच्छी बात है। मैं पूछूंगी नहीं, मैं तो 2 पूछूंगी, आगे क्या आप करके रखोगे तो वो आपका लाभ है। जैसे भी ये 2 पॉइंट्स की चर्चा अभी हुई है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। हम सब संगी हैं कि नहीं? और पर्याप्त तो ये 2 पॉइंट आज वाले तो अपने को अपने हैं, ये 2 वाली एबिलिटी तो अपने है, ठीक है। तो देखना ये हमको प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम सब भी सम्यक की प्राप्ति करें इसी भावना से।